नमस्कार, दोपहर 2 बजे के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। लोकसभा में जारी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में भाग लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि ऑपरेशन महादेव के जरिए पहलगाम के दोषियों को भारतीय बलों ने मार गिराया। लोकसभा में अपने वक्तव्य में पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के बयान की गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ी निंदा की और कांग्रेस नेता गोगोई के आरोपों का दिया जवाब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज सेवापुरी के बनौली गांव में स्थित प्रधानमंत्री की जनसभा स्थल का किया निरीक्षण। उत्तर एवं दक्षिण भारत के आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी में त्रिवेणी का पवित्र जल व रेत सौंपी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के प्रतिनिधियों को। और आज नागपंचमी के मौके पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। शिव भक्त विभिन्न शिव मंदिरों में कर रहे पूजा अर्चना और जलाभिषेक। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की जो नृशंस हत्या की गई, धर्म पूछकर उन्हें उनके परिवार के सामने मारा गया। बड़ी बर्बरता के साथ ये हत्याएं की गई। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और जो मारे गए हैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। पहलगाम में जो नृशंस हत्या की गई, निर्दोष नागरिकों की, धर्म पूछकर उनको मारा गया, इनके परिवार के सामने मारा गया और बड़ी बर्बरता के साथ ये हत्याएं की गई, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और जो मारे गए हैं इनके परिजनों के साथ अत्यंत हृदय की गहराइयों से मैं संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव पर कहा कि ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फ फैजल, अफगान और जिब्रान, ये तीनों आतंकवादी भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में मारे गए। सुलेमान लश्कर-ए-तैयबा का ए श्रेणी का कमांडर था, अफगान लश्कर-ए-तैयबा का ए श्रेणी का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड का आतंकवादी था। बेसरन घाटी में जिन्होंने हमारे नागरिकों को मारा था वो ये तीनों आतंकवादी थे और तीनों मारे गए। सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है ए श्रेणी का लश्कर-ए-तोयबा का कमांडर था पहलगाम हमले में, और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बेसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। अमित शाह ने कहा एनआईए ने उन्हें शरण देने वालों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, उन्हें खाना पहुंचाने वालों को हिरासत में लिया था। जब आतंकवादियों के शव श्रीनगर पहुंचे तो उनकी पहचान पहलगाम में आतंकी हमला करने वाले 3 लोगों के रूप में हुई। आतंकी हमले के कारतूसों की एफएसएल रिपोर्ट पहले से तैयार थी। कल तीनों आतंकवादियों की राइफलें जब्त कर ली गई और उनका एफएसएल रिपोर्ट से मिला पहले से ही इनको जिन्होंने आसरा लिया था वो लोगों को गिरफ्तार कर रखा था। उनको खाना पहुंचाने वाले लोगों को अपने कब्जे में रखा था। तो जब आतंकवादियों के शव श्रीनगर आए,
इनसे पहचान कराई गई। 4 लोगों ने पहचान लिया, यही 3 लोग थे जिन्होंने पहलगांव में आतंकी घटना को। मगर हमने इस पर भी भरोसा नहीं किया मान्यवर, कोई जल्दबाजी नहीं की। हमने जो आतंकी घटना स्थान से कारतूस मिले थे, वो कारतूस का एफएसएल रिपोर्ट पहले से करा कर रखा था और चंडीगढ़ सेंट्रल एफएसएल के अंदर बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर उनका रिपोर्ट तैयार था। जब ये कल आतंकवादी मारे गए, इनकी 3 राइफलें पकड़ी गई। एक M9 अमेरिकन राइफल थी और 2 AK-47 राइफल थी। जो कारतूस मिले थे वो भी M9 और AK-47 के भी थे, मगर हमने इससे भी संतोष नहीं माना। ये राइफलों को एक विशिष्ट विमान के द्वारा कल रात को 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचा गया और पूरी रात फायरिंग कर इसके भी खाली खोखे जनरेट किए गए। 2 खोखों का मिलान किया गया, राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया। तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कल वे यानी कि कांग्रेस हमसे पूछ रहे थे कि आतंकवादी कहां से आए और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। बेशक ये हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि हम सत्ता में हैं। मुझे बहुत दुख हुआ कि कल इस देश के पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम जी ने सवाल उठाया कि क्या सबूत है कि ये आतंकी पाकिस्तान से आए थे। कहां गए, किसकी जिम्मेदारी है? भाई जिम्मेदारी हमारी ही है, हम सरकार में हैं, हमारी ही जिम्मेदारी। मगर मैं पूछता हूं, जब आप सरकार में थे तब क्या क्या हुआ था, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी और क्यों निर्वहन नहीं किया, वो भी बाद में पूछूंगा। जरा धीरज से सुनना। मगर मान्यवर, मुझे एक बड़ा दुख हुआ। कल इस देश के पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम जी ने सवाल उठाया कि क्या प्रूफ है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए। तो चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं राज्यसभा, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपना संबोधन दे रहे हैं। और उनके आकाओं को यह स्पष्ट संदेश चला जाए कि भारत इस तरह के हमलों के जवाब में कठोर कार्रवाई करेगा। जिस हद तक जाना होगा भारत जाएगा। सभापति महोदय, इसके बाद हमारे सैन्य नेतृत्व ने न केवल अपनी मैच्योरिटी दिखाई है, बल्कि इस स्ट्रेटेजिक विजडम का भी उन्होंने प्रदर्शन किया है, जिसकी उम्मीद भारत जैसी एक रिस्पांसिबल पावर से की जाती है। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने से पहले हमारी सेनाओं ने हर पहलुओं पर बहुत ही गहराई से अध्ययन किया। हमारे पास कई विकल्प थे, लेकिन हमने उस विकल्प को चुना जिसमें आतंकवादियों और उनके ठिकानों को तो अधिकतम नुकसान पहुंचे, मगर पाकिस्तान के आम नागरिकों की कोई क्षति न होने पाए, इसकी भी हम लोगों ने चिंता की। सभापति महोदय, हमारी सेनाओं के द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स पर सटीक प्रहार किए और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार करीब 100 से काफी अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर्स, उनके हैंडलर्स और सहयोगी मारे गए। इनमें से अधिकांश जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं, सभापति महोदय, जिन्हें पाकिस्तान की सेना और ISI का खुला समर्थन प्राप्त है। सभापति महोदय, हमारी कार्रवाई पूरी तरह से सेल्फ डिफेंस में थी। यह न तो प्रोएक्टिव थी और न ही एक्सपेंशनिस्ट थी। फिर भी 10 मई 2025 को रात लगभग 1:30 पर पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर भारत के ऊपर मिसाइल, ड्रोन और अन्य लॉन्ग रेंज वेपन्स का खुलकर इस्तेमाल किया और इसके साथ साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जुड़ी टेक्नोलॉजीज का भी सहारा लिया
उनके निशाने पर भारतीय वायुसेना के अड्डे थे, थल सेना के एम्यूनिशन डिपोज थे, हवाई अड्डे थे और मिलिट्री कैंट थे। सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए इस सदन के समक्ष गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, काउंटर ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ने पाकिस्तान के इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। पाकिस्तान हमारे किसी भी टारगेट को हिट नहीं कर पाया सभापति महोदय, और हमारे किसी भी इंपॉर्टेंट एसेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी और हर हमले को हमने रोका। मैं इसके लिए भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं सभापति महोदय, जिन्होंने दुश्मनों के हर मंसूबे पर पानी फेर दिया। और मैं चाहूंगा पक्ष हो अथवा विपक्ष हो, सबको मिलकर एक बार इस सदन की मेज थपथपाकर हमारे भारत के सेना के जवानों का अभिनंदन किया जाना चाहिए। सभापति महोदय, पाकिस्तान के इस हमले के जवाब में हमारी कार्रवाई साहसिक, ठोस और प्रभावी रही है। भारतीय सेना ने वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान के हवाई अड्डों, कमांड एंड कंट्रोल उनके जो सेंटर्स थे उसे, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया और इस मिशन को हमारी सेनाओं ने सफलतापूर्वक अंजाम देने में कामयाबी हासिल की है। सभापति महोदय, हमारी सेनाओं ने चकलाला, सरगोधा, रफीकी, सीट पर रहीम यार बोलना खान, सही, जैकबाबाद, सुक्कुर, बोलारी जैसे बड़े एयरबेस पर प्रहार किया और पूरी दुनिया ने भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम की तस्वीरें देखी, सैटेलाइट इमेजरी लोगों ने देखी। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन की एक शानदार मिसाल थी। भारतीय वायुसेना ने आसमान से हमले किए, हमारे थल सेना ने जमीन पर अपना मोर्चा संभाल लिया सभापति महोदय, और हमारे जवान नियंत्रण रेखा पर पूरी ताकत से डटे रहे और पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया। भारतीय नौसेना ने भी उत्तरी अरब सागर में अपनी तैनाती मजबूत कर दी। भारतीय नौसैनिकों ने पाकिस्तान को यह साफ संदेश दे दिया कि हम समुद्र से लेकर जमीन तक सभापति महोदय पाकिस्तान के हर महत्वपूर्ण ठिकानों पर प्रहार करने में न केवल सक्षम हैं बल्कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा जारी है। अभी आपने देखा कि किस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन में अपनी बात पेश की। तो चलिए समाचारों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 अगस्त को प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का निरीक्षण करने वाराणसी आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज सेवापुरी के बरनौली गांव में स्थित प्रधानमंत्री की जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, प्रधानमंत्री के आगमन मार्ग और शहर में यातायात डायवर्जन को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बारिश को ध्यान में रखते हुए जनसभा स्थल और पार्किंग क्षेत्र में चेक प्लेट्स लगाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के सर्किट हाउस में प्रयागराज और विंध्याचल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को वाराणसी में दुर्गा कुंड स्थित धर्म संघ शिक्षा मंदिर में पर्यटन विभाग द्वारा 5 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन पर्यटन सुविधा केंद्र का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। पर्यटन सुविधा केंद्र का निर्माण कार्य अक्टूबर 2025 में पूरा कराए जाने का लक्ष्य है। सीएम योगी ने निरीक्षण के दौरान धर्म संघ के मंदिर में दर्शन पूजन भी किया तथा गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया। आज नाग पंचमी के मौके पर प्रयागराज के प्रसिद्ध नाग वासुकी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गंगा के तट पर स्थित इस प्राचीन मंदिर में दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि यहाँ वासुकी नाग के दर्शन से सर्पदोष और काल सर्पदोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन मंदिर में दूध और जल से अभिषेक किया जाता है। इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व है, जहाँ वासुकी नाग ने समुद्र मंथन के बाद श्री विष्णु और महादेव की कृपा से गंगा तट पर विश्राम किया था। तभी से यहाँ उनका मंदिर स्थापित हुआ है और लोगों को कष्टों से मुक्ति का आशीर्वाद मिला।
आज अंबेडकर नगर में आज नाग पंचमी के दिन शिव भक्तों और कांवड़ियों द्वारा विभिन्न शिव मंदिरों पर जलाभिषेक किया जा रहा है। प्रमुख मंदिरों में शिव बाबा स्थान, गोविंद साहब बाबा स्थान, चाहेड़ा घाट का ऐतिहासिक शिव मंदिर और अन्य शिवालय शामिल हैं। शिव बाबा के महंत ओम प्रकाश गोस्वामी ने बताया कि यह स्थान ब्रह्म स्थान है जो शिव भोलेनाथ का अंश माना जाता है। सावन के महीने में कांवड़ियों का हुजूम यहां आता है। विशेष रूप से अमावस्या से नागपंचमी तक साफ सफाई की व्यवस्था भी अच्छी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार कांवड़ियों का हर मंदिर पर भव्य स्वागत और भंडारा आयोजित किया जा रहा है। तो नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है और बहुत समय से ये नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है और भगवान वासुकीनाथ जी का इकलौता ये स्थान है जहाँ पर जो है बड़ी भव्यता बड़ी दिव्यता से जो है भगवान वासुकी का लोग श्रद्धालु नर नारी आते हैं, भगवान वासुकी का पूजन अर्चन करते हैं और भगवान से अपने हर परिवार सुख समृद्धि के लिए जो है प्रार्थना करते हैं। भगवान वासुकी उनका मनोकामना पूर्ण करते हैं और ये पर्व जो है हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इंतजार तो बहुत लंबा था भाई, बहुत लंबी लाइन लगी थी, लेकिन व्यवस्था यहाँ का बहुत ही अच्छा है। इतना अच्छा, इतने सरल तरीके से इतने अच्छे से दर्शन हुआ। न भीड़ न भाड़ कुछ नहीं लगा, जबकि भीड़ बहुत है लेकिन भीड़ नजर बिल्कुल नहीं आया और दर्शन बहुत बिल्कुल अच्छे से हुआ। हम लोग नाग दर्शन करने आए हैं, काफी देर से लाइन में लगे थे, उसके बाद हम लोग दर्शन पाए हैं, बहुत ही अच्छा। सावन के पवित्र माह में पड़ने वाले नाग पंचमी पर शिव मंदिरों में आज भक्त जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। आज के दिन महादेव को दूध और लावा भी चढ़ाया जाता है। वाराणसी में बाबा शिव की नगरी होने के नाते इसका एक विशेष महत्व है। नाग हमेशा बाबा विश्वनाथ के गले में अपना स्थान ग्रहण किया रहता है। इसी के साथ साथ ये महर्षि पतंजलि की गर्म स्थल भी है। नाग कप स्थित कुंड पर नाग देवता का मंदिर होने के नाते यहाँ पर नाग पंचमी के दिन लोग नाग देवता को दूध इत्यादि चढ़ाते हैं। आज के दिन लोग विशेष पूजा भी करते हैं और कालसर्प दोष से मुक्ति आज के दिन पूजा करके मिलती है। जो शिव भोले का अंश माना जाता है। यहाँ वैसे तो पूरे सावन में कांवरिया आते हैं, जल चढ़ाते हैं, स्थानीय लोग भी यहाँ जल चढ़ाते हैं, लेकिन अमावस्या से लेकर और नाग पंचमी तक यहाँ कांवरिया संघ का जबरदस्त कांवरिया लोग यहाँ पर जल चढ़ाते हैं। जो आजमगढ़, जौनपुर, बस्ती के लोग भी यहाँ आते हैं। यहाँ हर वर्ष बड़े पैमाने पर कांवरियों का स्वागत होता रहता है। योगी जी तो व्यवस्था देख रहे हैं, उनका एक निर्देश भी था कि हर मंदिर पर कांवरियों का भव्य स्वागत और भंडारे का संचालन पूर्ण रूप से किया जाए। जो भी कमी हो उस शासन प्रशासन को अवगत कराएं, उसकी पूर्ति की जाएगी। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। सर पेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। मेरठ जिले के मोयुद्दीनपुर गांव ने कचरे से बिजली बनाने की पहल कर न केवल पर्यावरण को बचाया है बल्कि आत्मनिर्भरता की राह भी बनाई है। इस पहल से गांव को सालाना 10 लाख रुपए की आमदनी हो रही है और ये मॉडल पूरे प्रदेश और देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रेरणा बन चुका है। गांव में जून 2022 में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और प्रशासन के सहयोग से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना शुरू की गई। कचरे को 3 जोन में बांटा गया, जहां कचरा एकत्र कर जैविक कचरे से खाद और अजैविक कचरे से बिजली उत्पन्न की जाती है। हम कूड़े को घर घर से कलेक्ट करते हैं।
हमारे पास ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें सूखा कूड़ा अलग और गीला कूड़ा अलग लाने की व्यवस्था है। हमने हर घर में 2-2 डस्टबिन दिए हैं सूखा कूड़ा और गीले कूड़े के लिए। और सूखा कूड़ा और गीला कूड़े के लिए हमने सभी अपने 4 जोन बनाए हैं अपने गांव में। 4 जोन में भी हमने मोहल्ला कमेटी बनाई हैं, जो मोहल्ला कमेटी हमेशा हर घर में जाके 1 महीने में एक बार दस्तक देती है और बताती है कि सूखा कूड़ा कहाँ डालना है और गीला कूड़ा कहाँ डालना है। प्रदेश में पहला गांव है जिसने कूड़े से एक अच्छा खासा अमाउंट करीब 15 लाख रुपए अब तक कलेक्ट किए हैं। हम हर घर से 2 रुपये रोज़ 60 रुपये महीना लेते हैं, दुकानों से 120 रुपये महीना लेते हैं। हम उसी पैसे को इकट्ठा करके SSG सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को हमने इसमें जोड़ा है। हमारा प्लान ये है कि हम अपने गाँव को साफ स्वच्छ रखें और कूड़ा मुक्त रखें। अब हमारे गांव में कहीं भी आपको पहाड़ नहीं मिलेंगे, थोड़ा बहुत मिलता है क्योंकि कुछ लोग डाल देते हैं, लेकिन हम वहाँ पर भी स्वच्छता हर हफ्ते संडे में हम स्वच्छता प्रहरी हमारे स्वच्छ करते हैं। अमेठी में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण का सहारा बन चुकी है। इस योजना के तहत 11,003 लाभार्थियों को कुल 4,62,17,000 रुपए दिए गए हैं। इससे महिलाएं अपने और अपने नवजात शिशु के पोषण पर खर्च कर स्वास्थ्य पा रही हैं, जिससे उन्हें कोई बीमारी नहीं हो रही है और बच्चे भी स्वस्थ हैं। पहली संतान होने पर 2 किस्तों में 5,000 रुपए और दूसरी संतान होने पर 6,000 रुपए की सहायता दी जाती है। लाभार्थियों ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि इससे उनकी सेहत और बच्चों की सेहत में सुधार हुआ है। जिला कार्यक्रम अधिकारी संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद में इस योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि कोई महिला लाभ से वंचित न रहे। योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और बच्चों में पोषण की कमी को दूर करना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत जनपद अमेठी में 11,308 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है और जिसमें करीब 4,62,17,000 रुपए का उनके खाते में डायरेक्ट भारत सरकार के द्वारा भुगतान किया गया है। तो इसमें जो प्रथम गर्भवती होती हैं उनको 2 किस्त में 3,000 और 2,000 इस तरह का भुगतान होता है, उनके खाते में जाता है पैसा। और दूसरी गर्भावस्था में जब बालिका पैदा होती है तो उनको 6,000 एक मुश्त की धनराशि दी जाती है। तो इस तरह से एक अभियान भी चल रहा है। हम लोगों को अभी 31 जुलाई तक का 1,000 गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया। इसका उद्देश्य है कि एक तो महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक रहे और बालिका के जन्म पे उनको इसका दुख न हो कि हमारे बालिका जन्म हुई, उससे सरकार एक राहत देती है उनको। बच्चों में पोषण की कोई कमी न हो पाए, एक इसलिए उद्देश्य में 5,000 रुपए का लाभ मिला है। बहुत अच्छी योजना है जी, बहुत फायदे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत हमें 3,000 रुपए लाभ मिली। इससे हमें खाने पीने से लाभ मिलता है, दर्द बुखार होने से दवा की लाभ होती है। संभल के बहजोई में सहज दुग्ध उत्पादक संस्था द्वारा आयोजित लखपति दीदी सम्मान समारोह में 200 महिलाओं को जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट भी उपस्थित रहे। डॉक्टर पेंसिया ने बताया कि संस्था के द्वारा 400 लखपति महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिनकी आय 1 लाख रुपए से अधिक है। इन महिलाओं को सस्ती दर पर लोन और गोबर गैस संयंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही यूपी सरकार की पशुधन सहभागिता योजना का भी लाभ मिलेगा। आज सहज दुग्ध उत्पादन संस्था है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनके द्वारा कुल 400 लखपति दीदियों को सम्मानित किया गया है, जिनकी आय 1 वर्ष में 1 लाख रुपया से अधिक है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत हमारे NRLM में भी समूह की महिलाएं लखपति बन रही हैं। इसके साथ साथ सहज संस्था से भी जुड़ी हुई महिलाएं लखपति बनी हैं। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने 4 लाख रुपए से अधिक की भी आय अर्जित की है। इसलिए इन सभी दीदियों को हम हमारे NRLM के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह से जोड़ेंगे, उनको सस्ती दर पर लोन उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ साथ जो गोबर गैस संयंत्र है वो भी सस्ती दर पर सहज संस्था बनाती है, जो 36-37 हजार का है, मात्र 7,000 रुपए देती है। तो इन्होंने प्रॉमिस किया है कि कम से कम 1,000 परिवारों को हम ऐसे संयंत्र उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ साथ जो पशुधन सहभागिता योजना यूपी गवर्नमेंट की चलती है, जिसमें प्रत्येक 4 गाय यदि कोई किसान लेता है तो उसके गोबर और गौमूत्र के माध्यम से वो खेती भी कर सकता है स्लरी की, और
उससे गैस भी बन जाएगी। इसके साथ साथ उनको 6,000 रुपया महीना उनके खाते में भी जाएगा। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने वाराणसी के सर्किट हाउस में वाराणसी और मिर्जापुर मंडल के विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने दिव्यांगों के लिए चल रही योजना की प्रगति के साथ साथ उनके लिए हर संभव मदद करने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया। बैठक के पक्ष बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 2 अगस्त को अपने प्रस्तावित वाराणसी दौरे में दिव्यांगजनों को भी उपकरण प्रदान करने की योजना प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से दिव्यांगों के लिए उनकी बेहतरीन के लिए लगातार प्रयास करते हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम है कि वो दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त करके देश की मुख्य धारा में जुड़ सकें। इसलिए प्रधानमंत्री जी जैसी सूचना प्राप्त हुई है कि 2 तारीख को बनारस में भी दिव्यांगजनों को उनके आवश्यकता की चीज़ों का वितरण भी करेंगे, विकास की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। चूँकि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है बनारस। गोरखपुर में प्रदेश सरकार की खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने नागपंचमी के मौके पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में प्रदेश स्तरीय सीनियर प्राइज मनी पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता में लगभग 400 पहलवान, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता भी शामिल हैं, भाग ले रहे हैं। गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि गोरखनाथ मंदिर में कुश्ती की प्राचीन परंपरा है और प्रतियोगिता का आयोजन इसी परंपरा के तहत किया जा रहा है। उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों को भी सराहा। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पर कुश्ती का आयोजन बहुत पुराना है, प्राचीनतम है। आज उसी के क्रम में कुश्ती का ये आयोजन है। ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है। उस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे 400 से अधिक पहलवान पूरे देश भर से आए हुए हैं और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। हमारे उस कार्यक्रम में जो प्रथम होंगे, द्वितीय होंगे, तृतीय होंगे, उन सबको मेरी बहुत ढेर सारी बधाई है, शुभकामना है। और जो जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय नहीं होंगे, उनसे मेरा आग्रह है वो इस संकल्प को लेके जाएंगे कि आने वाले दिनों में जब फिर आयोजन होगा तो हम ही चयनित हो। इस संकल्प भाव से काम करने की आवश्यकता है। तो समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।